नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आने वाले 2 से लेकर 3 सालों तक एक्चुअली पॉसिबिलिटी है कि 5 सालों तक भी चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन जाए। और अगर आपको लग रहा है कि इसके चांसेस कम है, तो ऑलरेडी जो बांग्लादेश के नए पावर होल्डर्स हैं उनकी स्टेटमेंट जारी है, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, अस्थाई सरकार, उसके एडवाइजर हैं। पीएम की पोस्ट ही आप मान लीजिए, कहने को एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ये काम करेंगे। इन्होंने हाल ही में इंडिया को एक डायरेक्ट वार्निंग ये दी थी कि अगर बांग्लादेश कल को अनस्टेबल बन गया तो इसका इम्पैक्ट इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से होगा। इन्होंने 3 लोकेशंस गिनवाई है। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश कल को अस्थिर होता है तो इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल यहाँ पे अस्थिरता आएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन्होंने बात करी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप देखोगे अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और म्यांमार देश, नाउ म्यांमार की देखिए यहाँ पर बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिंग्या क्राइसिस, उसके अलावा कई रेफ्यूजीज का इशू है वहां पर। अगर बांग्लादेश कल को जेन्युइनली कोलैप्स कर जाता है या फिर इंटरनल इश्यूज बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो म्यांमार को भी सफ़र करना होगा। ये जो इनकी स्टेटमेंट है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने ये देखा है, देखो मोहम्मद यूनुस अपने आप में ये मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं है बांग्लादेश में, कहने को बांग्लादेश की सरकार के एडवाइज़र है ये, और आगे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पावर में रहेंगे। मगर जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव होते हैं ना, अगेन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि चुनाव होते हैं, अगर चुनाव होते हैं उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खलीदा जिया की पार्टी, ये मोस्ट प्रॉब्ली पावर में आ जाएगी क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को काफ़ी हद तक डिसमेंटल कर दिया गया है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों ने ऑलरेडी इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे बीएनपी की लीडरशिप ये कह रही है, विल बी टफ टू कोऑपरेट विद इंडिया, इंडिया के साथ कोऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया हमारी एनिमी की हेल्प करेगा। नाउ इनका एनिमी कौन है? ये कहते हैं कि इनकी एनिमी है शेख हसीना। शेख हसीना जैसे आप जानते हैं इस वक्त इंडिया में है। यूएसए ने इनका वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। यूके ने इनके सामने हाथ जोड़ लिए हैं कि हमारे पास भी मत आना, हम भी असाइलम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अभी के लिए ये सोच रही है कि करना क्या है। मैं वैसे आपको बता दूं, शेख हसीना अपना घर छोड़ के बांग्लादेश में, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे आई है इंडिया में। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले तक इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इनकी जो आर्मी है ये धोखा दे जाएगी और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं इनको खुला हाथ दे देगी आर्मी के, जाओ जो करना है करो, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करनी है, जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, यू आर फ्री। तो शेख हसीना जिस जल्दबाजी में बांग्लादेश से आई है इंडिया में, कई रिपोर्ट्स में यही पब्लिश किया गया है कि इनके पास खुद के खर्चे के लिए इतने पैसे भी नहीं। इनके जो हेल्पर्स हैं ये रिसेंटली इनके लिए शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ इनको सामान वगैरह चाहिए होगा, यहाँ पे इंडिया में रह रही हैं, तो 30,000 तक की ये लोग शॉपिंग कर पाए। उसके बाद इनके पास कैश भी नहीं था ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि शेख हसीना गरीब हो गई है, इनके जो पुत्र हैं, इनकी जो बाकी फैमिली है, दे आर वेल टू डू और शेख हसीना को पैसे की कमी नहीं आने वाली। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, शेख हसीना खुद इतनी ज़्यादा स्टंड है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वो भारत में बस खुद को आप कह लीजिए गैदर कर रही है और बहुत ही जल्द वो भारत छोड़ के हो सकता है कि रशिया या फिर फिनलैंड या फिर यूरोप के किसी देश, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि दुबई में भी चली जाए। बीएनपी को ये सब भी नहीं भा रहा, ये कह रहे हैं कि इंडिया में शेख हसीना है ना, इंडिया मदद कर रहा है शेख हसीना की कि अभी के लिए यहाँ पे आप रुक सकती है। इसी बात को लेकर इंडिया के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये इनकी मेंटेलिटी है। और अभी तो ये लोग पावर में भी नहीं आए, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए, अभी बीएनपी के पास कंप्लीट पावर आई नहीं है। एक बार ये लोग पावर में आ गए ना, मैं आपको बता रहा हूं, दे विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। और बांग्लादेश से निपटने का मैं आपको बता दूं, एक ही सोल्यूशन रहेगा इंडिया के सामने, अप फ्रंट डायरेक्ट बात करनी होगी इनसे। अब वो दिन गए कि बिल्कुल डिप्लोमेसी से, प्यार से आप बात कर रहे हैं, ओपनली बातें नहीं हो रही। आपने एक बात नोट करी होगी, ये जो ट्वीट है ना पीएम मोदी की, इस ट्वीट को मैं हिस्टोरिक बोलूंगा। अब आप कहोगे हिस्टोरिक क्या बात है इसमें? इसमें पीएम मोदी ने ओपनली ये वर्ड्स यूज किए हैं, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू एंड ऑल अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। पीएम मोदी ने ओपनली 10 साल में पहली बार एक ट्वीट में जो ये वर्ड है ना हिंदू, इसका इस्तेमाल किया है। नहीं तो पीएम मोदी की ट्वीट्स देख लेना, इन्होंने जो ये वर्ड है ना हिंदू, ये इतना अवॉइड किया है कि मैं यूज ना करूं,
लोग कहीं पे ऑफेंड ना हो जाए, कुछ गलत मतलब ना निकाल लें, मगर बांग्लादेश में हाल ही में जिस तरीके से हिंदूज पे अटैक हुए हैं, पीएम मोदी को ओपनली ये बात बोलनी पड़ी। और आप एक बात नोट करना, मोहम्मद यूनुस भी बांग्लादेश में अपनी मीडिया के सामने कह रहे थे, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हाँ बिल्कुल हिंदूज पे अटैक हुआ है और ये अटैक गलत तरीके से किए जा रहे हैं, इन्हें हमें रोकना चाहिए। प्रेशर यहीं पे मैं कहूँगा पीएम मोदी की जो ये ट्वीट है, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट करती है बांग्लादेश पर। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया पे प्रेशर डाल सकता है कल को। चिकन्स नेक ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके, कुछ मान लो टेररिज्म अपने देश में कंट्रोल ना करके, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि अरे हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स है, पता नहीं कभी इंडिया में चले जाते होंगे, कुछ हो गया होगा, हमें पता नहीं। बांग्लादेश ने भी कल को ये करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल इससे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, नॉर्थ ईस्ट में। म्यांमार तो प्रॉब्लम झेलेगा ही ना। मुझे यहाँ पर एक बात ये भी बोलनी पड़ेगी, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्राइमरली आसियान कंट्रीज को वो देखते हैं, उनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली। उन्होंने ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश अगर बीएनपी के अंडर आ जाता है और बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो जाता है, ये लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं, तो कल को ना कोई छोटी बात नहीं है, एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है बांग्लादेश म्यांमार के बीच में। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हैं। याद रखिएगा, म्यांमार भी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर है। बांग्लादेश में अभी एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है पाकिस्तान वाला, जहां पर कहने को डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की जा रही है, मगर पीछे जो असली पावर है वो आर्मी के पास है। आर्मी काफी हद तक जो मेन पावर है अपने पास रख रही है। तो सिचुएशन कैन गेट वेरी बैड बिटवीन म्यांमार एंड बांग्लादेश एज वेल। और रोहिंग्या क्राइसिस जो है, रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस, वो यहाँ पर एक बड़ा रीजन हो सकता है। और उसके अलावा मैं एक बार यहाँ पर यही बोल दूंगा, बांग्लादेश की देखिए इकोनॉमी तो गिरने वाली है, ये होना ही है। बांग्लादेश में आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इनके जो एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहे थे, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, उसमें गिरावट आएगी। हमने ऑलरेडी एक चीज़ ये देखी है कि इंडिया के जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए बांग्लादेश कुछ ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस या टीसीएस वगैरह है बांग्लादेश में। मेन इनके जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स थे उसके बेसिस पर बांग्लादेश में नौकरियां आ रही थी। इनके यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ हद तक बेहतर हो रहा था। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर इन्होंने इंडिया को भी थोड़ा बहुत बीट कर दिया था। ये जो सारी तरक्की है ना, आप देखोगे आने वाले कुछ सालों में हवा होने वाली है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से इनके एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स में 10 से लेकर 20% का जंप आया है। और ये तो बस अभी का मैं आपको डेटा बता रहा हूं, कुछ महीने रुक जाइए, इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से। तो बांग्लादेश को आने वाले समय में भारत की आवश्यकता पड़ेगी। लोन चाहेंगे ये इंडिया से, ये लोग चाहेंगे अगर कल को म्यांमार से बातचीत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं हेल्प करे। और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में ये इंडिया की हेल्प चाहेंगे। तो हमें उसे लेवरेज करना होगा कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो बॉर्डर सिक्योरिटी आप मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है आपकी, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे आप। ये सब बातें ओपनली बांग्लादेश के साथ की जाएगी, तभी एक प्रॉपर आप कह लीजिए कंक्लूजन तक हम पहुंच पाएंगे, रिलेशंस इंप्रूव हो पाएंगे। और याद रखिएगा, अभी जो तीस्ता रिवर का इशू है वो भी कंप्लीटली रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश एक टेस्ट बन के उभरेगा जयशंकर साहब के लिए। जो भी कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली बांग्लादेश में इलेक्शंस कब होते हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि यूएस इनके इलेक्शंस के बारे में क्या कहता है क्या नहीं कहता। क्या पिछली बार की तरह जब शेख हसीना जब जीत गई थी इलेक्शंस, उस टाइम जब यूएसए ने कहा था कि धांधली हुई है, क्या इस बार भी धांधली की बात ये लोग कहते हैं नहीं कहते। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं सर ये तो बताइए कि जो एक पहले बात चल रही थी, एक जो थ्योरी सामने आई थी कि शेख हसीना ने इंडिकेशन दी है कि बांग्लादेश म्यांमार के बीच में कंट्री बनाई जाएगी, देखो उसको लेकर अभी आएगी डेवलपमेंट, थोड़ा रुक जाइए। मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा सब्र करिए, फ्यूचर में ये एरिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको भी मुझे भी। ये मैं भी यहाँ पे एडमिट करूँगा, जो यहाँ पर होने वाला होगा ना, दिस विल बी अ लेसन फॉर मैनी डेकेड्स टू कम। तो अपडेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बाद में लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट पहले 1 लाख रुपए हुआ करती थी, आरबीआई ने हाल ही में इसको बढ़ा दिया है। ये बढ़ाकर किस अमाउंट तक कर दिया है? हालांकि ये सिर्फ टैक्स पेमेंट्स के लिए बढ़ाई गई है कि अगर आपको टैक्स पे करना है तो वहां पे 1 लाख से ऊपर का भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
तो बताइए नई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है यूपीआई की फॉर टैक्स पेमेंट्स। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच, इसकी एनरोलमेंट 10 अगस्त को खत्म होने वाली है ना। कई बार लोग पूछते हैं बैच, व्हाट डज अ बैच इवन मीन। देखिए आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली आप किसी भी चैप्टर उठा के आप कहीं से भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। आपको चाहिए एक प्रॉपर बिगिनिंग। यू वांट अ प्रॉपर स्टार्ट जहां पे चैप्टर 1 से आपकी तैयारी कराई जाए और प्रॉपरली पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट्स सारे सब्जेक्ट्स में आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जाए। एक बैच का काम यही है जहां पे आप बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती है, रेगुलरली उन क्लासेस को आप अटेंड करते हैं और प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप अपनी यूपीएससी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो जो अर्जुन बैच है स्टडी आईक्यू का, इसमें एनरोल करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी किसी भी टाइम किसी बैच में किसी स्टूडेंट को हम एनरोल नहीं कर सकते। एनरोलमेंट सिर्फ बिगिनिंग में ही होगी। तो इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है यहाँ पर जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। ये बैच वेरियस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश और जिस तरीके से यूजुअली हम बात करते हैं विद अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। मोबाइल फोन पे है तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का अर्जुन बैच। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी नेवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और अचानक से आप देखोगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। सो यूज करिए कोड PD10 और याद रखिएगा इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलता है। 10 तारीख तक का टाइम है यहाँ पे एनरोल करने का। उसके बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको एक नए बैच के लिए वेट करना होगा जब भी वो स्टार्ट होगा। तो दिस इज द राइट टाइम, एनरोल इन द अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।